अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 48 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। 2 दिन से अहाना की तबीयत काफ़ी सुस्त सी थी। वो ना इतना बोल रही थी ना चल फिर रही थी। हल्का सा बुखार था जो उतर तो उसी दिन गया था, मगर तबीयत में सुस्ती छोड़ गया। जब से फार्म हाउस और उस कमरे की हकीकत उस पर वाज़ेह की गई थी, वह ज़यान से इतना लड़ झगड़ भी नहीं रही थी। हाँ, प्यार से बात भी नहीं करती थी। लहजे में अजनबियत अभी तक बरकरार थी। वो पत्थर दिल ना थी, दूसरों की तकलीफ पे उसका दिल भी आंसू बहाने लगता था। और ज़यान की तकलीफ उसके नज़दीक बहुत बड़ी थी, जिसमें वो 15 सालों से हर लम्हा जल रहा था। तभी उसने अपने बातों में उसके लिए कातिल का लफ्ज़ निकाल दिया था। तुम अभी तक ऐसी बैठी हो? दवाई का बोलकर गया था, यकीनन नहीं खाई होगी। तुम भी ना अहाना, हद करती हो। ज़यान कमरे में आया तो उसे सोफे पे सर हथेली पर धरे लेटा देखकर बोल उठा, मुझे नहीं खानी, मेरी तबीयत अब ठीक है, कोई बुखार नहीं है मुझे। वो चिढ़ खाती बोली, एक तो वो रोज़ रोज़ की दवाइयों से बहुत तंग थी। मैं बुखार की दवाई लेने का कह भी नहीं रहा, मैं उस दवाई की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें डेली लेनी होती है। और तुम नाखे करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। चलो अब उठो, खाओ उन्हें। बस साइड टेबल के दराज से दवाइयाँ निकाले उसकी तरफ आया तो वह टस से मस न हुई। मुझे ये भी नहीं खानी, वो नतने भुलाए बोली। और क्यों नहीं खानी, वजह जान सकता हूँ मैं? उसने दवाइयाँ मेज़ पर धरते हुए दोनों हाथ सीने पे बांधे भवें उचकारने पर इस्तफसार किया। क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगी उन्हें खा खा कर। वो बेचारगी से गोया हुई। नहीं होगी पागल, बल्कि दवाइयाँ खाने से तो पागल इंसान भी ठीक हो जाते हैं। ये कोई माकूल बहाना ना था, इसलिए जिद मत करो और खाओ, शाबाश। आखिर में लहजा यूँ हुआ जैसे किसी छोटे बच्चे से मुखातिब हो। कहा ना नहीं खानी, इतनी ही पसंद है तो तुम खा लो ना। वो जो लेटी थी झिझलाकर उठ बैठी। उसकी बात पर ज़यान दबा दबा सा मुस्कुराया। मोहतरमा, मामा आप बनने वाली हैं, मैं नहीं। वो शौकपन से गोया हुआ तो अहाना ने कदरे शर्म से नजरें फेरी। तो बा है, शर्म नहीं आती इसे? कैसी बातें कर रहे हैं? जब इन्हें लाकर इतना एहसान कर ही दिया तो पानी पिला दो। इससे पहले ज़यान की तरफ से मजीद कोई ऐसी बात सुनने को मिलती, वह शराफत से उन्हें खाने की तरफ आई। तुम भूल रही हो कि यह एहसान बिना एहसान समझे रोज़ मैं ही करता हूँ, खुद तुम्हें कभी तौफीक नहीं हुई। ये कहते हुए वह गिलास भर पानी लिए उसको थमाने लगा। हाँ तो करना पड़ेगा ही, तुमने ही रोका हुआ है मुझे यहाँ। वो चता गई कि जब बच्चे के लिए यहाँ रखा है तो खिदमत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रुका तो तुम नहीं है। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें हमेशा के लिए रोक लो। उसके पहलू में बैठता वह मतानत से गोया हुआ तो गोली मुंह तक ले जाता। अहाना का हाथ रुका। और मेरा दिल चाहता है कि आज और अभी तुमसे हर नाता तोड़कर यहाँ से भाग निकलो। गोली हलक से उतारकर वो यूं बोली जिसे लहजे में ये कड़वाहट गोली के सबब पैदा हुई हो। क्या सच में? ज़यान के दिल को जैसे यकीन ना आया। उम्मीद थी कि वो कहेगी कि नहीं, 100% सच। तुम बस अपनी कसम से मत मुकरना, क्योंकि अगर तुम मुकरे तो मेरी ये बात जहन नशीन कर लो। ज़यान हाकिम शाह के हर रास्ता बंद होने के बावजूद भी एक रास्ता मेरे लिए खुला रहेगा, और वो रास्ता होगा मौत का। तुम्हें मेरी मौत से फ़र्क पड़े ना पड़े, अपने बच्चे की मौत से तो पड़ेगा ही। इसलिए अपने लफ्ज़ों से फिरना मत, वरना नुकसान तुम ही उठाओगे। मुझे तो मिल जाएगी इस ज़िंदगी से रिहाई जिसको अजाब में तुमने तगय्युर किया था। और अभी भी मैं कहाँ सुकून में हूँ। सुकून तो तब पाऊंगी जब तुमसे आज़ादी मिलेगी। बात मुकम्मल करके उसने दूसरी गोली भी हलक से उतारी। जहर उगलने के बाद उसे लगा कि वह वही जहर पानी की सूरत में घूंट घूंट हलक से उतार रही है। तुम मुझसे लड़ती हो, मुझे मसला नहीं। मुझे बुरा भला कहती हो, तब भी कोई मसला नहीं। मगर प्लीज़ ये मरने की बात मत करो। गलत सोचती हो तुम कि मुझे सिर्फ बच्चे से मतलब है। अहाना मेरे लिए उससे पहले तुम हो, सिर्फ तुम। उसके शाने पे होले से हाथ रखकर अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर यकीन दिलाने की कोशिश की गई। तो और क्या मारने की बात करूं? क्योंकि तुम्हारे लिए तो यही बातें दिलचस्प होंगी ना कि किसे, कब, कैसे और कहाँ मारना है। और रही दूसरी बात कि तुम्हारे लिए मेरा वजूद ज़्यादा अहमियत रखता है, तो इट्स वेरी फ़नी। हंसी नहीं, लेकिन यह मतलब नहीं कि यह बात मजाकिया नहीं थी। उसके दिल से निकले लफ्ज़ों को लम्हों में बेमोल किया गया। तुम तो इतनी पत्थर मत बनो। दिन रात तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता हूँ, मगर तुम शायद कसम खाए बैठी हो कि मुझ पर एतबार नहीं करना। शाने से हाथ हटाए वो कुछ मायूस सा होता बोला, मैं अगर मान भी लूँ, यकीन कर भी लूँ कि तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है, तो भी मेरा फैसला यही होगा कि मैं तुमसे अलहदगी इख्तियार कर लूँ, क्योंकि जो कुछ तुमने किया वो मेरे दिल से निकलता ही नहीं। उसकी बेबस आंखों में देखती वो बेहिसी से बोली। ज़यान ने कनूतियत से उसे देखते हुए निचला लब काटा तो गाल में नन्हा सा गढ़ा दिखाई दिया। अहाना ने उसके गाल को देखा और सोचा कि वो भी एक वक्त था जब वो उसके इस डिम्पल पे दिलो जान से मरती थी, और एक अब का वक्त है जब वो वाकई खुद को मरा हुआ ही महसूस करती है। मैंने तुम्हारा इंतखाब करके जो गलती की थी उसे तुमसे अलग होकर सुधारूंगी ज़रूर, फिक्र मत करना। तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें इतना एतबार तो तुम पे कर ही सकती हूँ कि शौहर अच्छे ना बन सके, लेकिन कम अज़ कम बाप तो अच्छे बन ही जाओगे। एक बार फिर नोकीले लफ्ज़ों से चोट पहुंचाई गई। ज़यान ने जैसे उसके लफ्ज़ों को सब्र के साथ पीते हुए सर्द आँखें खारिज की और उठ खड़ा हुआ। दूध भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए और उस नूर की खबर भी लेता हूँ। जब पता है कि तुम्हारी दवाई का वक्त है तो ना जाने कहाँ सोई पड़ी है।
आहाना को कैप्सूल्स दूध के साथ लेने होते थे और नूर अभी तक नहीं आई थी। ऊंचा से बुड़बुड़ाता वो कमरे से निकल गया, जबकि आहाना ने सर सोफे की पुश्त से टिका दिया। एतबार एक ऐसी चीज़ है जो एक बार उठ जाए तो वापस मुश्किल से ही आती है। मैं तुम पे एक बार फिर से एतबार करने से डरती हूँ ज़यान। हाँ, बहुत डरती हूँ। फिर से उन्हीं दिनों में नहीं जाना चाहती जिनका सोचकर ही रूह कांप उठती है। खाली दरवाजे को देखती वो होले से बोली और आंखें मूंद गई, जिनमें जलन का एहसास उभरने लगा था और वही जलन उन्हें नमनाक कर गई। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में, तुम्हें जाना तो शौक से जाओ। वो कुशन बाहों में भरे अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी जब ज़यान ने उस पर से कंबल खींचकर उसे आज शाम की पार्टी की इत्तला दी। वहां जाओगी, लोगों से मिलोगी तो अच्छा फील करोगी। हो सकता है तुम्हें वहां पुराने जानने वाले यानी तुम्हारे कोलीग्स भी मिल जाएं, क्योंकि सेठी कंपनी ने पार्टी अरेंज की है और मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, इसलिए बेहतर है कि मैं भी बाकियों की तरह अपनी मिसेस के साथ ही वहां जाऊं। वो उसे यूं बात कर रहा था जैसे उनके बीच कोई रंजिश, कोई नाराजगी कुछ भी ना हो, जैसे सब ठीक हो। तो फिर तुम यही समझो कि तुमने अभी भी मुझे हब से बेजा में रखा हुआ है, क्योंकि कैदियों को पार्टीज में नहीं ले जाया जाता। जब बांदी बना रखा था तब तो ख्याल ना आया, तो अब भी बराहे करम मत ही करो। मुझे नींद आ रही है, सुकून से सोने दो। वैसे भी तुम्हारे साथ रहते हुए सुकून से सोना भी कम ही नसीब होता है। बेसारियत से कहती वो फिर से कंबल खींचकर मुंह तक ले गई। अच्छा, तो यानी तुम्हारा फैसला फाइनल है कि तुम नहीं जाओगी? उसने आखिरी बार पूछा। हाँ, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। वो कंबल के अंदर से ही चिल्लाकर बोली। ठीक है, मत चलो, मगर बाद में पछताना मत। दांत पीसता वो बल खाता कमरे से निकल गया। पछताती है मेरी जूती, बुड़बुड़ाती हुई वो आंखें मूंद गई। अरे नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट करवाया, लाइक इट। ज़यान सेठी साहब से पार्टी के अरेंजमेंट की तारीफ करता बोला। वैसे अकेले ही आगे मिसेस को नहीं लेकर आए? उन्होंने उसे अकेला पाकर पूछा। वो एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ नासाज थी, सो तभी नहीं आ सकी। इनफैक्ट मैं भी सिर्फ कुछ वक्त के लिए आया हूँ। बहाना तो काफी माकूल था, अब ये तो कहने से रहा कि मिसेस ने मुंह पर इनकार किया साथ आने से। ओह, समझ गया, मैं मिसेस की फिक्र में ही लगी होगी ना। सेठी साहब ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो मुस्कुरा गया। अरे मेरे प्यारे दामाद, कैसी हो तुम? तभी बीच में न्याजी ने मदाखलत करते हुए, वो भी इस पार्टी का हिस्सा थे और सेठी से मिल चुके थे, जबकि ज़यान पहले ही जानता था कि वो भी यहाँ आ सकते हैं। यूं ही तो नहीं आहाना को कहकर आया था कि पछताओगी। वो अच्छे से जानता था कि आहाना राजी नहीं होगी पार्टी पे जाने को, और वो भी बस यूं ही ऑफर करवा रहा था, ले जाने का कोई इरादा ना था। सेठी साहब उन दोनों को एक्सक्यूज कर गए। मेरा छोड़ो न्याजी, तुम अपना हाल सुनाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, लफ्जों में जताता और उन्हें झुलसाता बन था। नाटक अच्छा कर लेते हो, तुम कितना खुश हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दोनों बज़ाहिर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि उन मुस्कुराहटों में एक दूसरे के लिए जहर ही जहर था। जब जानते हो तो पूछते क्यों हो सुसर साहब? सुसर पे जानबूझकर जोर डाला गया। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम मेरे दामाद और मैं तुम्हारा सुसर हूँ। इसमें मैं जितना भी अफसोस करूँ उतना कम है। अभी तक तो न्याजी ज़यान से नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे, वैसे पहली बार मुझे तुम्हारी कोई बात पसंद आई है। बदकिस्मत तो तुम वाकई में बहुत हो, बेबस, लाचार, मजबूर। बेटी की याद में आहें भरने वाला न्याजी द बेहिस बाप। ज़यान ने उसकी और अपनी इस बात का भरपूर मजा लिया था, जबकि न्याजी इस बात पे जरूर फंकार उठते अगर जो लोगों के बीच ना होते। अपनी किस्मत पे इतना मत इतराओ, ये ना हो कि ऐसा वक्त तुम पे भी आ जाए कि तुम लाचार, बेबस और मजबूर हो जाओ और कोई तुम्हें पूछने वाला ना हो, जो है वो तुम्हें मुंह लगाना भी पसंद ना करे। हकारत भरे लहजे में वो दबे दबे गुस्से से गोया हुए। ये तो तुम उन्हें अपनी बात कर दी, क्योंकि ना सिर्फ आज बल्कि आइंदा भी सिर्फ तुम ही इस हाल में जियोगे, और सॉरी बल्कि मरोगे, वो भी लम्हा लम्हा। वैसे आज तुमने अपनी बेटी का हाल नहीं पूछा। लगता है फोन पे बात करके काफी मुतमईन हो गए हो। वैसे मैंने बिल्कुल नहीं सुना था उसने क्या कहा, प्लीज बताओ ना क्या कहा था उसने जो तुम्हारे इतनी जबान लग गई। वही तपाने वाली मुस्कुराहट, वो सब सुन चुका था, जबकि न्याजी भी बाद में ये जान गए थे कि बिना उसकी इजाजत के आहाना उनसे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज़यान के मोबाइल बिना लॉक के हाथ लगाना नामुमकिन था उनके नजदीक। अब कौन सी अजियत से गुजारा है तुमने उसे? मुझे तड़पाने के लिए उससे कॉल करवाई। जानते थे कि मैं उसकी बिलखती आवाज सुन के सकून नहीं बल्कि बेचैनी से गुजरूंगा। मेरे कर्ब में मजीद इजाफा करना चाहते थे ना, और ये तो मुमकिन ही नहीं कि तुमने सुना ना हो, जबकि मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम उस वक्त उसके सर पे खड़े होगे। वह इस तराब से भरपूर लहजे में गोया हुए, जबकि ज़यान ने उनकी बात की तरदीद करने की जहमत ना की। वो बिल्कुल भी उसके सर पे नहीं खड़ा था। उसने बिल्कुल भी उसे किसी नई अजियत से दो चार नहीं किया था। उसने बिल्कुल भी खुद से वो कॉल नहीं करवाई थी। वो सरासर आहाना की जिद थी, मगर वो ये न्याजी को क्यों बताता? अंदाजे अच्छे लगा लेते हो, फिक्र ना करो, बल्कि बिलकती तड़पती पल पल मरती उस बेटी की फरियाद करती कॉल्स आइंदा भी आया करेगी। देखने से तो महरूम रखा है, मगर अब इतना भी जालिम नहीं कि आवाज से भी महरूम रखूं। सो चिल करो, मजे से कहता वो उनके कंधे पे हाथ रखता आगे बढ़ गया, जबकि न्याजी को अपना वो कंधा झुलसता महसूस हुआ। सही कहा तुमने, अब मुझे अपनी फिक्र कम कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जो होगा वो मेरे हक में होगा। गैज़ो खज़ भरी नजरों से उसे जाता देखकर वो सोचकर मुस्कुरा गई। मॉम, ही आपकी सौतेली बेटी को महीनों हो गए, उसने चक्कर नहीं लगाया, कहीं मरमरा तो नहीं गई? पता करवाना था। निशा कटे हुए फलों की प्लेट से सेब की काश उठाकर मुंह में रखती बोली।
मर ही ना जाए वो। इलियाना ने नखवत से सर झटका। माय गर्ल, ऐश कर रही होगी वो वहाँ ऐश। ना तुमसे बनती थी, ना मुझसे, ना ही बाप से। जान छुड़वा कर गई है तो पागल है क्या जो फिर से यहीं के चक्कर काटती रही? और सच शुक्र है कि नहीं आती, वरना हमारा सारा मूड गारत कर दिया करती। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? आखिर में वे कबरूज का मशकूक निगाहें उस पर गाड़े बोली, जबकि पार्टी से वापस लौटे कमरे की तरफ जाते नियाजी के कानों में इलियाना की अल्फाज पड़े तो कर्ब में लिपटी आह खारिज हुई। तुम क्या जानो इलियाना कि मेरी बेटी किस कर्ब से गुजर रही है, कैसा कहर उस शख्स ने उस पर मुसल्लत कर रखा है, और तुम बात कर रही हो ऐश की। वो सोचों में इलियाना से कहते आगे बढ़ के, जबकि वह दोनों उनके आने जाने से बेनियाज खाने और बातों में मसरूफ थी। जाने दे मॉम, मेरी तो जूती को भी परवाह नहीं उसकी। मेरी बला से जिए या मरे, मगर हमारी तो जान छूट गई ना उस चुड़ैल से। अब देखें कितना सुकून होता है। ना हादी आहाना आहाना के माला जब तक सुनाई देता है, ना डैड बेटी बेटी की रट लिए। मेरा तो कसम से दिल ही जलकर राख हो जाता था। उसने अब के माल्टे से इंसाफ किया। माल्टे की खटास के साथ साथ लफ्जों में आहाना के लिए भी खटास बोली जा रही थी। हाँ ये तो है, जब से वो गई है सुकून तो वाकई हो गया। इलियाना ने भी उसकी बात से इंसाफ करते हुए हाथ झाड़े। दोपहर में चूंकि उसने नींद ले ली थी और तो अभी नींद ठीक से नहीं आ रही थी। कब से करवटें बदलती वो अब सीधा लेटी आंखों पे बाजू रख गई। अभी उसे यूं लेटे चंद मिनट ही गुजरे थे कि उसे अपने पेट पे किसी का लम्स महसूस हुआ, और वो लम्स यकीनन ज़यान का था। वो थोड़ा सा कसमसाई, मगर ना बाजू से हाथ हटाया, ना ही कुछ बोल पाई, ना ही उसका हाथ पीछे हटा पाई जो पेट को सहला रहा था। देख लो मेरी नन्ही सी जान, मुझसे मुंह मोड़े, मुझसे दूर और अलग तुम्हारी मामा तुम कितने आराम से सो जाती हैं। देख लो कितनी जालिम है तुम्हारी मामा। वो बोला तो मासूमियत की इंतहा थी। उन दोनों के बीच सब नॉर्मल होता तो यकीनन आहाना उस वक्त उसकी इस बात पर अंदर ही अंदर हंस पड़ती, मगर अभी तो वो मुस्कुरा भी ना पाई थी। वो क्या कहना चाहता था वो सुनना चाहती थी, तभी उसके सामने सोने की अदाकारी करती रही। बस एक बार इस दुनिया में आ जाओ, फिर मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप कहोगे कि मैं फादर इज द बेस्ट फादर। मामा तो आपको मेरे जितना प्यार दे ही नहीं पाएंगी। ज़या ने कनखियों से आहाना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जिसके लब इस बात पे भींचे गए थे। वह दबा दबा सा मुस्कुराया, क्योंकि जान गया था कि वो जाग रही है, और यही जानने के लिए तो ऐसी बात शुरू की थी। ज़यान को शरारत सूझी। उसने अपने शर्ट के अंदर से हाथ डालकर उसके नर्म गुदास पेट को सहलाना शुरू कर दिया, जबकि आहाना का बेसाख्ता चंद लम्हों के लिए सांस रुका था। शर्ट के ऊपर से उसके हाथ का छूना और शर्ट के अंदर से उसका लम्स पाना अलग बात थी। आप इस दुनिया में आ जाओ, फिर मैं आपको बस हमेशा के लिए अपने पास ही रखूंगा, खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वो खैर संजीदा तासुरात लिए आहाना के चेहरे को तकता बोला। क्या कहा? वो यकदम उठ बैठी। ओह अरे तुम तो जाग रही थी, मैं समझा सो रही हो। ज़यान ने अनजानपन की भरपूर अदाकारी करते हुए कहा, और मुझे सोया समझने का तुम भरपूर फायदा उठा रहे थे। तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज सुन चुकी हूँ मैं। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ये बस मेरे पास रहेगा, इसे मैं पालूंगी। सुना तुमने? वो गुस्से में ही तो आ गई थी और काफी जज्बाती हो चुकी थी। अच्छा जी, तो तुम अगर जाग ही रही थी तो एक बात तो बताओ, तुम्हारे पेट को छूते मेरे हाथ को तुमने पीछे क्यों नहीं हटाया? आंखों में शरारतीपन था और लहजे में अदम मताना, जबकि आहाना से कुछ सूझ न पाया। वो यहाँ वहाँ नजरें फेरने लगी। मैं सो रही थी, वो तो तुम्हारे मुझे छूने के सबब ही आंख खुली तो तुम्हारी की आखिरी बात सुनी। बहाना दिमाग में कूद ही पड़ा। झूठ बोलने में बहुत कच्ची हो तुम, भाई बहुत ही कमजोर बहाने होते हैं तुम्हारे। वह आमादा बाशरारत था। झूठ बोलने में तुम जो माहिर काफी हो, तो किसी दूसरे को महारत हासिल करने की क्या जरूरत? वो भी दूबदू बोली। तुम भी महारत सीख लो, मेरे आगे तो काम आया ही करेगी। फिर से मजाक। मुझे तुम्हारी फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम बस मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो कि मेरी औलाद तुम्हारे पास परवरिश नहीं पाएगी। ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो तो ही अच्छा होगा। वो ये कहकर मुंह मोड़ गई। मैं तो इसलिए कह रहा था कि वह हमेशा मेरे पास रहे, क्योंकि हो सकता है हम दोनों उसे एक साथ पालें। उम्मीद ही उम्मीद थी उसकी आंखों में। सिर्फ 8 महीने, सिर्फ 8। उसके बाद तुम और मैं हमेशा के लिए अलग। लफ्जों पे जोर देती वो 8 उंगलियां दिखाती बोली तो ज़यान ने सर झटका। समझ गया। खिलाफे तवक्को कोई भी बहस किए बिना वो उठ खड़ा हुआ और बटनों वाली शर्ट उतारकर हैंग हुई टी शर्ट पहनता कुछ ख्याल आने पर बोला, वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम पार्टी में ना जाकर पछताओगे, और मैंने बिल्कुल सही कहा था। एक्सक्यूज मी, मेरा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं था जो मैं पछताती। वो उकताहट से कहती कुशन के उभरे डिजाइन को नोचने लगी। लेना देना तो था, क्योंकि वहां तुम्हारे डैड भी खास तौर पे आए थे। व्हाट? मजे से कहता वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वह बेसाख्ता चिल्लाती बेड से उतर आई। मेरे डैड भी आए थे वहां? एक बार यकीन के लिए उसने पूछा। हाँ आए तो थे, मुझसे मिले भी, तुम्हारा हाल भी पूछा। मैंने कहा खुश है, मजे में है। वो वॉशरूम जाता जाता रुक गया। तुम्हें पता था वो भी आएंगे? तुम्हें पता था ना, तभी तुम वैसा कह रहे थे मुझसे। उसकी शर्ट को मुठियों में दबोचे खींचती वो शदीद खफकी से गोया हुई। मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें 12वां बोला के चलो। गुस्सा करना है, बुरा भला कहना है तो खुद को कहो, मुझे नहीं। ज़यान मसनूई गुस्सा दिखाता उसके हाथों से अपनी शर्ट आजाद करवाता बोला, तुम हो बुरे, तुम पे आ रहा है मुझे गुस्सा, तुम पे चिल्लाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बताया कि मेरे डैड भी आएंगे वहां। फिर से उसकी शर्ट दबोचती वो उसे परे झटका देती चिल्ला कर बोली,
अपना किया मुझ पे मत थोपो, मैं बताऊं ना बताऊं मेरी मर्जी। वैसे भी मैंने सिर्फ इशारा दिया था कि ना जाकर तुम पछता सकती हो। मुझे भी कोई इल्हाम नहीं होता कि कौन कब और कहाँ आएगा। इसलिए अब चिल्लाना बंद करो, सो रही थी ना तो अब जाकर सो जाओ। अहाना के दोनों हाथ सख्ती से परे करता वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। सख्ती से पेश ना आता तो वह चीखती चिल्लाती रहती और नजरों से ओझल ना होता तो वो उसकी शर्ट का हशर कर देती। बहुत बुरे हो तुम, सुना तुमने, बहुत बुरे। वॉशरूम के दरवाजे पे जोर से हाथ मारती वह चिल्लाई, तुम माफी की हकदार नहीं हो। नहीं दे सकती मैं ऐसे शख्स को माफी जो पहले तो माफी मांगे मगर फिर बार बार वही सब दोहराए। अब की एक जोरदार ठोकर भी दरवाजे को रसीद की गई मगर दर्द अपनी पांव पर उठा। वतन फन करती बेड पर आ बैठी और जलती कुटती रही उसकी इस हरकत पे। गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। उस गुस्से को कम करने का कोई तरीका नजर न आया तो उठी और मेज पे पड़ा नन्हा गुलदान फूलों समेत उठाकर फर्श पे पटका, जो टूटकर चूर चूर हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि यही हशर उस वक्त जयान का करते। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, अल्लाह लेगा तुमसे हर हिसाब, मेरी एक एक तकलीफ का हिसाब। दर्द पीड़ नए सिरे से जाग उठाकर सूसू करती वह सरहाने में मुंह देकर रोने लगी। 3 दिन से अहाना जयान की उस हरकत के सबब उससे इतनी नाला थी कि ना खुद से बात कर रही थी, ना ही उसकी किसी बात का जवाब दे रही थी। उसके देने से कबल ही चुपचाप दवाई खा लेती ताकि उसको दवाई देने का मौका ही ना मिले। जहां वो होता वहां से उठ के चली जाती। यानी इस बार वो वाकई शदीद किस्म वाले गुस्से में थी। अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे एक लफ्ज भी ना कह रही हो ना सुन रही हो? कब तक चलेगा ऐसा? अभी भी वो रोशानी के साथ बातें करने में मगन थी। जब वो उसके पास आकर बैठा तो वो उसकी मौजूदगी पाकर फौरन वहां से उठ गई। जयान भी उसके पीछे पीछे ही कमरे में चला आया। जवाब तुम्हारे पास ही मौजूद है, पूछो खुद से कि क्या क्या किया है तुम। उसने तल्खी से कहते हुए उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। ये तुम्हारी सजा थी यार, ताकि तुम आइंदा किसी भी पार्टी में मेरे साथ जाने से इनकार ना करो। जब तुमने सीधा सीधा इनकार कर डाला, एक नहीं बल्कि 2-3 बार, तो फिर मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि तब तुम सिर्फ अपने डैड के लिए जाती, ना कि मेरे लिए। वजह तो डैड से ना मिलवाना ही था, मगर फिर भी वो वजह कोई और बता गया। तुम्हारे लिए कहीं जाऊं भी क्यों आखिर? कौन हो तुम जिसकी परवाह करूं मैं? कोई नहीं हो तुम मेरे लिए, कुछ नहीं लगते मेरे। और तुम्हें और आता ही क्या है दूसरों को सजाएं देने के अलावा? जब खुद को सजा मिलेगी ना, तब होगा तुम्हें दूसरों की तकलीफ का एहसास। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सजा मिले, गरज कर कहते हुए तनफ्फुर से मुंह फेर गई। मुझे तो लगा था तुम्हारे दिल में शायद अभी भी मेरे लिए मोहब्बत बाकी बची होगी, मगर अब जान गया हूँ कि वो तो कहीं खो गई है, क्योंकि अगर होती तो तुम मुझे तकलीफ में देखने की चाह ना करती। खैर, अगर तुम चाहती हो तो लो, मैं भी दुआ करता हूँ, बल्कि बद्दुआ करता हूँ खुद के लिए कि मेरा रब मुझे ऐसी तकलीफ से 2-4 करे कि वो रुका, कि तुम्हें सुकून मुयस्सर आ जाए। आज़ुर्दगी से कहता वो कपड़े लिए वॉशरूम में चला गया। तुमने तो खुद के लिए बद्दुआ भी दिल से नहीं की होगी। वो तंजिया हंसी हंसी। बद्दुआ तो तुमने भी दिल से नहीं किया है ना? चाहती तो तुम भी यही हो कि उसे तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि उसे तकलीफ पहुंची तो चैन तो तुम भी नहीं पाओगी। और चैन इसलिए नहीं पाओगी क्योंकि तुम आज भी उससे मोहब्बत है। अंदर से एक आवाज आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मोहब्बत उस शख्स के लिए तभी खत्म हो गई थी जब उसने अपना फरेबी चेहरा मुझ पर आयां किया था। नहीं है मुझे उससे मोहब्बत, वो एक लफ्ज चबाकर बोली। अपनी मोहब्बत, अपने एहसासात से सिर्फ नजर मत करो, मान लो कि है तो है। फिर से दिल बोल उठा था उसकी मुखालिफत में। मैं कोई सिर्फ नजर नहीं कर रही, मेरा बस चले तो अभी के अभी उस शख्स से दूर हो जाऊं और हमेशा की अलहदगी अख्तियार कर लूं। बस सबर के घूंट वक्त की सूरत में भर रही हूं। दिल ही नहीं बल्कि वो भी दिल की मुखालफत में बोली थी। तुम्हारे बस में होता तो भी तुम ना जाते, क्योंकि तुम यकीन कर बैठी हो जयान की कसम पे, तुम कहीं ना कहीं मेरे हाथों दिल के रुकी हुई हो ना। बस चुप कर जाओ, झूठे हो तुम, बकवास करते हो, बंद करो अपनी ये फजूल बातें। वो जोर से चिल्लाई तो तभी जयान कपड़े तब्दील किए बाहर निकला। क्या हुआ, सब ठीक है ना? किस पे चिल्ला रही हो? जहां तक मेरा ख्याल है तो मैं तो अभी वॉशरूम से निकला, फिर किसने तुम्हें चिल्लाने पर मजबूर कर दिया? कौन कर रहा था फजूल बातें? वह इस्तफामिया निगाहों से उसे देखे कुछ उलझेपन से गोया हुआ, क्योंकि कमरे में तो कोई नहीं था। मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, वही कच खलकी भरा जवाब, मगर फिर भी कुछ तो पता चले। ये ना हो कि मैं फिर यही समझ बैठूं कि मोहतरमा पे कोई आसेब सवार है। आखिर में उसका लहजा गैर संजीदापन ओढ़ गया। वो खुद पे परफ्यूम छिड़कता बोला, जब तक तुम जैसा आसेब हर लम्हा मेरे सर पे मुसलत रहेगा तो किसी दूसरे आसेब का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी तरफ से उसने जयान की बेइज्जती करनी चाहिए थी, मगर जयान ने जरा भी महसूस न की। उल्टा बालों में उंगलियां फेरे उन्हें सेट करता मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ आया। सही कहा तुमने, मेरे होते हुए किसी और का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बात को वो जुमानी रंग दे देता। वो उसकी नाक को प्यार से छू गया। दूर हटो मुझसे, उसे धक्का देती वो उठ खड़ी हुई। करीब मत आया करो मेरे, नफरत है मुझे तुम्हारे लम्ब से। वो चेहरे की जाविया बिगाड़ती जहरीले लहजे में गोया हुई। मत करो मुझसे इतनी नफरत हानी, मैं किसी बुरी नीयत से तुम्हारे करीब नहीं आता, नरमी से कहता वो फिर से उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मजीद समझाने लगा ही था कि आहाना ने बुरे तरीके से उसके हाथ परे झटके। कहा ना तुमसे कि मुझे हाथ मत लगाया करो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती? पागल समझा हुआ है क्या मुझे जो हर बार तुम्हारे करीब आने पर खामोशी अख्तियार कर लूं? कितनी दफा कहा है कि दूर रहा करो मुझसे, बल्कि खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, चले जाओ मेरी जिंदगी से। हाथ जोड़े इश्तियाल पन से चिल्ला ही उठी।
दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। दोनों जुड़े हाथ माथे से लगाए वो शिद्दत दर्द और जब्त से गोया हुई तो ज़यान ने अपने झटके हुए जबकि उसके जुड़े हुए हाथों को देखा। रिलैक्स रहो प्लीज़, ऐसी कंडीशन में तुम्हारे लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी नज़रों से दूर हो जाऊं, तो ईजी रहो, जा रहा हूं मैं। कमरे से नहीं, घर से ही बाहर। उसे अपना मूड सही रखने का कहता वो कमरे से निकल गया तो अहाना अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये इंसान मुझे जल्द नफ्सियाती मरीज बना देगा, नहीं रहना मुझे इसके साथ। उफ, क्या करूं मैं। उसका जी चाहा कि अपने ही बाल नोच डाले। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवेल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।